नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। आपको आपके इग्नो के नोट्स अगर चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 14 देखेंगे। अभी तक हम 13 यूनिट देख चुके हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं। आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण, आज की यूनिट का नाम है उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। ये आप फोटो देख सकते हैं सिकंदर, और ये उत्तर पश्चिम में जो लड़ाई हुई थी पोरस और सिकंदर की, वो लड़ाई की कुछ फोटो हैं। उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य, यानी यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हमें क्या अचीव होगा। उसके बाद पढ़ेंगे प्रस्तावना, यानी यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्रोत, यूनिट को पढ़ने के लिए जो हमें चीज़ें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं। मेसिडोनिया का अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मेसिडोनिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरियन के बारे में देखेंगे, और एरियन की पुस्तक है इंडिके उसके बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी और सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन उत्तराधिकारी थे और उनमें सबसे प्रमुख सेल्यूकस निकेटर थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा वो सब देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उद्देश्य। पश्चिमोत्तर भारत में अलेक्जेंडर के आक्रमण की जानकारी इस यूनिट के बाद हमें मिलेगी। अलेक्जेंडर के बारे में विभिन्न स्रोतों और उनके महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। पोरस समेत भारत के विभिन्न गणराज्यों के साथ अलेक्जेंडर के युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो मिलेगी। एरियन की इंडिके पुस्तक के विषय में जानकारी मिलेगी। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत यानी मेगस्थनीज के बारे में भी देखेंगे। प्रस्तावना। पिछली इकाई में हम लगभग 6ठी शताब्दी BC में उत्तर भारत में उभरे जनपदों और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, यानी 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में हमने विस्तार से एक एक करके देख लिया था। इस इकाई में हम भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 34वीं शताब्दी BC में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आक्रमण से संबंधित घटनाओं के कारण जीवंत गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी सिकंदर आया था और उसने आक्रमण किया, उसके कारण जो घटनाएं घटी पश्चिमोत्तर भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो घटनाएं हैं इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इनके मुख्य स्रोत कौन से हैं वो सबसे पहले देखेंगे। एरियन और कटियस रूपस द्वारा लिखा इस काल का लंबा इतिहास, प्लूटार्क द्वारा लिखी जीवनी, डायोडोरस सिरुकुलस की बिब्लियोथिका और स्ट्रेबो की जियोग्राफी के अंत के अनुभागों से हमें पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। परंतु ये सभी अलेक्जेंडर की मृत्यु के 2 से 3 शताब्दियों के बाद लिखे गए हैं, इसलिए पर्याप्त होने के बावजूद इन प्राथमिक स्रोतों पर सवाल उठाया जा सकता है। यानी ये जितनी भी चीज़ें लिखी है ये 2 से 3 शताब्दी यानी 200 से 300 साल बाद में लिखी गई हैं, तो इनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। इनमें से कुछ विवरणों पर काल्पनिक होने का आरोप लगाया गया है कि यह बयानबाजी तुच्छ विवरणों से अरोतप्रोत, अतिरंजित और अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है। यानी कुछ इसमें से जो घटनाएं हैं वो बयानबाजी लगती हैं या तुच्छ लगती हैं। फिर भी भारत के संदर्भ में विद्वानों को विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी के लिए ये स्रोत महत्वपूर्ण है। यानी भारत के बारे में जो जानकारी चाहिए उसके लिए ये स्रोत काफी महत्वपूर्ण है। एरियन एक आम सैनिक था जिसने अलेक्जेंडर की याद में विश्वसनीय स्रोतों का चयन करके उन्हें ईमानदारी से पेश करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यानी एरियन एक सैनिक था जो बाद में था, अलेक्जेंडर के टाइम पे नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर के टाइम पे जो लिखी गई छोटी मोटी किताबें थी उनका सहारा लेके विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर उसने बाद में अलेक्जेंडर की बायोग्राफी लिखी थी। उसकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर टोल्मी एस्टिलोबुलस नियरकस एराटोस्थनीस के विवरणों पर आधारित थी। यानी इन लोगों ने जो विवरण दिए थे उनके आधार पर उसने अलेक्जेंडर की हिस्ट्री लिखी थी। एराटोस्थनीस, मैक्सनीस और नियरकस के स्रोतों पर आधारित इंडिके दक्षिणी महासागर में अलेक्जेंडर के बेड़े की यात्रा का वर्णन करता है। यानी दक्षिणी महासागर में जो बेड़ा था अलेक्जेंडर का उसके बारे में इंडिके पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैसेडोनिया, जहाँ से अलेक्जेंडर या सिकंदर का जन्म हुआ है या शुरुआत हुई है। प्राचीन यूनानी संसार में ओलंपस पर्वत के दक्षिण में रहने वाले और इसके उत्तर में रहने वाले मैसेडोनियन लोगों के बीच अंतर था। ये आप देख सकते हैं मैसेडोनिया का मैप है। उत्तर में रहने वाले लोगों को मैकेडोन्स कहा जाता था। यह मूल रूप से यूनानी शब्द है, यानी मैकेडोन से यूनानी शब्द है। मैसेडोनिया को कभी कभी मैसेडोन भी कहा जाता था। ये दोनों क्षेत्र आपस में संघर्षरत थे, यानी ये उत्तरी और दक्षिणी वाले क्षेत्र आपस में लड़ते रहते थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरह। पहली बार इन क्षेत्रों को अलेक्जेंडर के पिता फिलिप्स ने एकजुट किया था। यानी अलेक्जेंडर के जो पिता थे फिलिप द्वितीय, उन्होंने इनको एकजुट किया था। 4वीं शताब्दी BC में मैसेडोनियन और यूनानी नरवंश प्रतिद्वंदिता में संलग्न थे, यानी प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। फिलिप द्वितीय ने 337 BC में यूनानियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। फिलिप द्वितीय ने 337 में नियंत्रण किया था। अलेक्जेंडर को अक्सर यह गलती से यूनानी के रूप में जाना जाता है, जो वह नहीं था। यानी अलेक्जेंडर को हम यूनानी मानते हैं, लेकिन इसके पिता ने यूनानियों पर नियंत्रण किया था, ये खुद यूनानी नहीं था। अलेक्जेंडर हमेशा यूनानियों से सावधान रहता था। मैसेडोनियन लोगों की अपेक्षा यूनानी अधिक परिष्कृत थे और इनकी संस्कृति विरासत भी अलग थी, यानी यूनानी अधिक अच्छे थे। मैसेडोनियन का अलेक्जेंडर या सिकंदर। 6वीं शताब्दी BC में भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र एक शक्तिशाली राज्य का अभाव था। यानी भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उसमें कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था।
कंबोज, गांधार और मद्रस रियासतों के बीच संघर्ष का स्थल था, यानी आपस में ही लड़ते रहते थे। 516 बीसी में एक्केहेमिनियन यानी हकमनी शासक डेरियस ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के पश्चिमी भूभाग को जीत लिया। यानी हकमनी का जो शासक था डेरियस ने आक्रमण किया और इन भागों को जीत लिया था। ईरान द्वारा एशिया क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का 1/3 हिस्सा बहुमूल्य सोने के रूप में अकेले उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आता था। 330 बीसी में अलेक्जेंडर के आक्रमण तक भारतीय क्षेत्र पर हिस्सा ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा, यानी भारतीय क्षेत्र का जो हिस्सा था उत्तर पश्चिम वाला वो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा था, बाद में अलेक्जेंडर ने ले लिया था। ईरानी विद्वानों द्वारा एक नई लिपि की शुरुआत हुई जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है, जो अरबी की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम बाएं से दाएं लिखते हैं हमेशा, लेकिन अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। वैसे खरोष्टी लिपि भी उनसे मिलती जुलती है, तो वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह हकमनी साम्राज्य की एरामाइक लिपि पर आधारित थी, यानी एरामाइक लिपि की तरह थी। यह पश्चिमी सीमांत प्रदेश में प्राप्त फारसी सैनिकों के सिक्कों के आधार पर दो क्षेत्रों के बीच व्यापार के संकेत भी मिलते हैं, यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में फारसी सिक्के मिले, इसका मतलब दो क्षेत्रों के बीच में व्यापार होता था। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। यह अलेक्जेंडर हैं, वह मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का बेटा था, जैसा पहले भी बता चुके हैं कि फिलिप द्वितीय का बेटा था। 337 बीसी तक फिलिप द्वितीय ने यूनानी राज्यों का संघ बनाकर यूनानी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ द कोरिंथ के नाम से जाना जाता है, यानी यूनानियों के ऊपर अधिकार कर लिया था फिलिप द्वितीय ने, हम देख चुके हैं पहले भी। फारस के युद्ध के दौरान अर्थनेनियन लोगों की पीड़ा और उनके मंदिरों के विनाश का बदला लेने के लिए फिलिप ने फारस पर आक्रमण की घोषणा कर दी थी। 336 बीसी में फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने एक शक्तिशाली सेना के साथ फारस पर आक्रमण किया और फारस के राजा डेरियस को हराया। यानी बाद में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया फारस पे और फारस के राजा डेरियस को हरा दिया। एरियन ने अलेक्जेंडर को महत्वाकांक्षी माना तथा उससे भारत पर अधिकार प्राप्त करने का इच्छुक जताया। यानी एरियन जिसने अलेक्जेंडर के बारे में किताब लिखी है, उसका कहना था कि अलेक्जेंडर महत्वाकांक्षी राजा था, वो भारत पर अधिकार करने का इच्छुक था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सिंधु नदी पार नहीं करता, क्योंकि सिंधु नदी भारत और एरियाना यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो फ्रांसियों के कब्जे में था के बीच सीमा थी। यानी सिंधु नदी भारत और एरियाना फारस का जो इलाका था उनके बीच में कब्जे में थी, तो फारस तो उनके कब्जे में आ गया था, तो भारत में सिंधु नदी को पार करके नहीं आता। 327 बीसी में अलेक्जेंडर बैक्टीरिया से हिंदुकुश पर्वत पार कर सिंधु नदी के मैदान की ओर बढ़ा था। यानी हिंदुकुश पर्वतमाला है उसको पार करके सिंधु के मैदानों की ओर बढ़ गया था। उसकी सेना के एक हिस्से ने हिंदुकुश के संचार मार्ग पर अधिकार कर लिया, यानी हिंदुकुश पर्वतमाला है उसका संचार मार्ग था, जिधर से संचार होता था उस एक मार्ग पे कंट्रोल कर लिया, और सेना के दूसरे भाग जिसका नियंत्रण खुद के पास था स्वात क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। 326 बीसी में दोनों सेनाएं सिंधु पर मिली और सिंधु को पार कर तक्षशिला पहुंच गई। यानी 326 बीसी में सिंधु नदी को पार कर लिया था उन्होंने। झेलम और चेनाब के मध्य क्षेत्र पर शासन करने वाले पोरस सबसे प्रसिद्ध राजा था। झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो एरिया था उसके ऊपर पोरस राज करते थे। पोरस और अलेक्जेंडर की भिड़ंत और उनके बीच का संवाद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, यानी उन दोनों के बीच की लड़ाई और बातचीत बहुत फेमस है। सिकंदर ने सिंध को पार किया और तक्षशिला के राजकुमार अंबी से मिला। तक्षशिला का राजकुमार अंबी था तो अंबी से मिल लिया सिकंदर पहले ही। अंबी और पोरस दोनों मिलकर अलेक्जेंडर को हरा सकते थे, लेकिन वे एक संयुक्त मोर्चा नहीं बन सके, क्योंकि पोरस अंबी से नहीं मिला था, उससे पहले ही सिकंदर अंबी से मिल लिया था। अंबी ने अलेक्जेंडर का विरोध नहीं किया, बल्कि भव्य उपहारों के साथ उसका स्वागत किया, यानी वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अलेक्जेंडर ने अंबी राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हुए वहां से शांतिपूर्वक पलायन कर लिया, यानी अंबी राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अलेक्जेंडर वहां से आगे चला गया। किंतु वहां पर फिलिप्स को अपना क्षत्रप नियुक्त कर दिया, यानी सेनापति टाइप में नियुक्त कर दिया, और एक सैन्य दुर्ग भी निर्मित कर लिया था। यानी अलेक्जेंडर पोरस से मिलने का इच्छुक था, जिसने आत्मसमर्पण करने के लिए मना कर दिया था। यानी पोरस ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था, तो अलेक्जेंडर उससे मिलना चाहता था कि कौन है जिसने मेरे सामने आत्मसमर्पण करने से मना किया है। मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं थी, पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। आप देख सकते हैं ये वाला रीजन है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। इन कठिन परिस्थितियों में भी वह झेलम को पार करने में कामयाब रहा और नदी के दूसरे तट पर तैनात पोरस की सेना पर हमला कर दिया। यानी झेलम नदी शायद बर्फ से जमी हुई होगी उस टाइम, तो उस नदी को ऊपर से चल के पार कर लिया। दूसरी साइड में जो पोरस की सेना थी उस पर हमला कर दिया। पोरस घायल होकर पीछे हट गया, किंतु वह पोरस के सैन्य कौशल और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को यहाँ क्षेत्र वापस करने का फैसला किया और वे सहयोगी बन गए। यानी पोरस पीछे तो हट गया था घायल होने के कारण, लेकिन सिकंदर पोरस के सैन्य कौशल से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया और दोनों दोस्त बन गए। अलेक्जेंडर की जीत महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए दो नगरों नेसिया और
ब्यूसेफला की स्थापना की थी। उसने अपने प्रिय घोड़े ब्यूसेफला के नाम पर इस नगर का नाम रखा, जो कि युद्ध की थकान के कारण मर गया था। ये चार्ल्स लेब्रून ने 1673 में एक तस्वीर बनाई थी जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये अलेक्जेंडर ने भारत का विजय अभियान, ये कहाँ कहाँ से आए, किधर से घुसे भारत में, किधर से वापस निकले, ये सारा रूट के थ्रू दिखाया गया है। अलेक्जेंडर ने बेबीलोन में एक टकसाल से युद्ध के स्मरण में सिक्के भी जारी किए थे, यानी बेबीलोन में एक टकसाल थी, वहां से युद्ध के याद में सिक्के जारी किए थे। लगभग 322 बीसी में भारतीय उपमहाद्वीप में अभियानों की स्मृति में बेबीलोन में मुद्रित अलेक्जेंडर का विजयी सिक्का, यानी अलेक्जेंडर का जो विजयी सिक्का है वो ये वाला है, और ये सिक्का चांदी का था। आगे का भाग नाइक द्वारा अलेक्जेंडर की ताजपोशी, यानी ये आगे का भाग है, इसमें ताजपोशी हो रही है नाइक द्वारा अलेक्जेंडर की। और पीछे का भाग हाथी पर बैठा सिकंदर राजा पोरस पर हमला करते हुए, ये पीछे का भाग, इसमें आप देख सकते हैं हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। अलेक्जेंडर अपने अभियान में आगे बढ़ता रहा और चेनाब तथा रावी नदी पार कर ली। एक पड़ोसी राजा ने उनको व्यास नदी के पूर्व में नंदवंश की शक्ति के बारे में बताया। उस टाइम भारत में नंदवंश बहुत शक्तिशाली था, तो एक राजा ने नंदवंश की शक्ति के बारे में अलेक्जेंडर को बताया। अलेक्जेंडर नंदवंश से लड़ना चाहता था, इसलिए अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिक बहुत दिनों से लड़ रहे थे और वो लड़ते लड़ते थक चुके थे, इसलिए उसे झेलम की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देख सकते हैं भारत में घर लौटने के लिए अलेक्जेंडर के सैनिकों की याचना, सारे सैनिक खड़े होकर अलेक्जेंडर के सामने याचना कर रहे हैं, और ये सिकंदर सामने खड़ा है। जब सारे सैनिकों ने हथियार डाल दिए या घुटने टेक दिए, तो अलेक्जेंडर को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने झेलम और व्यास के बीच का प्रदेश पोरस को सौंप दिया और अपनी वापसी यात्रा के लिए झेलम की ओर रवाना हो गया। यानी अब पोरस उसका दोस्त हो गया था, तो उसने पोरस को राज्य दे दिया। झेलम और चेनाब के संगम पर अपना आखिरी महत्वपूर्ण अभियान मालवा राजतंत्र यानी मलय के खिलाफ लड़ा, जाते जाते भी युद्ध करके गया था। मालव और शूद्रक गणराज्यों ने उसके खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो सके। उसने शूद्रकों को मालवों का साथ देने से रोक दिया। मालवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, किंतु हार गए, और शूद्रक भी अलेक्जेंडर के आगे नहीं टिक सके, यानी उसने दोनों को एक साथ नहीं होने दिया और दोनों को अलग अलग करके हरा दिया। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोन में अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों के दौरान पोरस के साथ मिलकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को एकजुट करने का प्रयास किया था। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस के साथ मिलकर पंजाब को एकजुट करने का कोशिश किया था। बाद में मौर्य ने गंगा घाटी में नंदवंश पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी नंदवंश पर आक्रमण करके चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य। 324 बीसी में भारत में अपने अभियानों के 3 साल बाद अलेक्जेंडर फारस में सुस्सा वापस आ गया, और अगले वर्ष बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। यानी भारत में जो अभियान थे वो खत्म होने के 3 साल बाद अलेक्जेंडर फारस में सुस्सा में वापस आ गया था, और उसके बाद अगले साल उसकी मौत हो गई। मृत्यु शैया पर जब उसे पूछा गया कि उसके साम्राज्य को किसके सौंप दिया जाए, तो उसका जवाब था सबसे शक्तिशाली को। दक्षिणी एशिया में उसके विजय अभियानों के प्रतीक के रूप में सिक्के पर हाथी की खाल पहने अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर का सिक्का है जिसके ऊपर ये हाथी की खाल पहने हुए दिखाया गया है। और ये 323 ईस्वी का एशिया का मानचित्र है, जब अलेक्जेंडर और उसके पड़ोसी राज्यों के संबंध में नंद साम्राज्य, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ नंद साम्राज्य था और इधर अलेक्जेंडर का साम्राज्य था इतना बड़ा। एरियन, अभी हम पढ़ेंगे एरियन, जिन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा है। लुसिशियस फ्लेवियस एरियंस या एरियन, जैसा कि उन्हें आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, का जन्म 85 से 90 सी के बीच हुआ था। निकोमीडिया रोमन साम्राज्य के एक यूनानी शहर में हुआ था। ये 85 सी में हुआ है और वो 323 325 बीसी तक, यानी इसके और इसके जन्म के बीच में 300 साल का अंतर है अप्रोक्सीमेट। 334 से 323 बीसी के बीच की घटनाओं के लिए विद्वान एरियन के विवरणों पर निर्भर हैं, यानी उस समय की जितनी भी घटनाएं हैं इनके लिए आज के विद्वानों को एरियन की जो विवरण है या रचनाएं लिखी हुई हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वह रोमन साम्राज्य में एक बड़ी सेना का अध्यक्ष या नायक था। साहित्यिक झुकाव के कारण उसने शिकार, घुड़सवारी, सेना की रणनीति पर कई लेख लिखे और अलेक्जेंडर की जीवनी भी लिखी। उसने दावा किया कि अलेक्जेंडर पर लेखन का कार्य करने के लिए उसने विश्वसनीय प्राथमिक स्रोतों के रूप में अलेक्जेंडर के पूर्वी अभियान में शामिल टोलमी और एरिस्टोलुबस की कृतियों को आधार बनाया है। यानी टोलमी और एरिस्टोलुबस की जो कृतियां थी उन्हीं के आधार पर उसने अलेक्जेंडर की हिस्ट्री लिखी है और विश्वसनीय प्राथमिक स्रोतों का सहारा लिया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने अलेक्जेंडर पर एनाबेसिस यानी देश भ्रमण भी लिखी है, जिसमें 7 पुस्तकें शामिल हैं। भारत पर लिखी पुस्तक इंडिके एनाबेसिस का ही एक छोटा भाग है, यानी देश भ्रमण वो अलग अलग जगह घूमे थे उसके बारे में किताब लिखी, और भारत में जब घूमे तो उसके बारे में इंडिके पुस्तक लिखी थी। अभी हम देखेंगे इंडिके, एरियन की इंडिके, ये इंडिके पुस्तक का पार्ट है। एरियन ने स्वयं को एक दार्शनिक, राजनेता, सैनिक और इतिहासकार के रूप में वर्णित किया है। वह अलेक्जेंडर के एशियाई अभियान के साथी के रूप में अधिक विख्यात है। इसकी लेखनी में स्पष्टता और सटीकता उल्लेखनीय है।
भारत पर उनकी पुस्तक इंडिके आयोनी बोली यानी ग्रीक में लिखी गई है। उसमें 3 भाग सम्मिलित हैं, यानी इंडिके में 3 भाग हैं। मेगस्थनीज और एराटोस्थनीज द्वारा भारत के विवरण पर आधारित पहला भाग भारत का सामान्य विवरण है, उसमें दूसरा भाग नियर्कस की सिंधु यात्रा का लेखा जोखा है। तीसरा भाग यह प्रमाणित करता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण ही दुनिया के दक्षिणी हिस्से आबादी के योग्य नहीं थे। मेगस्थनीज और नियर्कस के विवरणों के आधार पर एरियन भारत के बारे में संक्षिप्त और रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। वह उत्तर में हिंदुकुश और पश्चिम में सिंधु नदी और दक्षिण में पटल का उल्लेख करके भारत की सीमाओं को चित्रांतरित करता है, यानी भारत का नक्शा उसने बताया था, उत्तर में हिंदुकुश है, पश्चिम में सिंधु और दक्षिण में पटल है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पटल की पहचान निरंकोल या हैदराबाद से की है, जिसका पुराना नाम पाठशिला था, यानी पटल हैदराबाद को कहा गया है। उनके अनुसार गंगा घाटी के पूर्वी भाग प्राशिका के विपरीत पश्चिमी भाग को ब्राह्मण पाताल नाम से पुकारते थे। एरियन द्वारा बताए गए माप देश के वास्तविक आकार के निकट और बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एरियन ने जो भारत का मेजरमेंट बताया था या आकार बताया था वो सही है। सिंधु और गंगा की विभिन्न सहायक नदियों, भारत की जातियों जनजातियों का उल्लेख करने के लिए उसने मेगस्थनीज के विवरण की सहायता ली है। एरियन बहुत विस्तार से नदियों, प्राचीन बर्बर भारतीयों और खानाबदोश जीवन पर उनकी निर्भरता की चर्चा करता है। वह शक्तिमान अलेक्जेंडर के आगमन से पहले भारत आए डायोनिसस का उल्लेख करता है, जिसने भारत को जीता और भारतीयों को कानूनों, कृषि और हल से परिचित कराया। एरियन ने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया, जिसे वह पालिम्बोथ्रा का सबसे प्रमुख शहर कहता है। कनिंघम का कहना है कि एरियन द्वारा पालिपुत्रा के लोगों को प्राची नाम दिया गया था। आधुनिक लेखकों ने इसकी तुलना संस्कृत शब्द प्राच्य या पूर्वी से की है, यानी प्राची जो नाम दिया है वो आधुनिक विद्वान बोलते हैं पूर्वी या प्राच्य जो संस्कृत का शब्द है उससे है, जबकि कनिंघम बोलता है कि प्राची शब्द ग्रीक भाषा के पलासा से लिया गया है। एरियन बताता है कि भारत में गुलामी की प्रथा नहीं थी। अभी जब अलेक्जेंडर मरने वाले हैं या मर गए हैं, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी कौन कौन बने, उन्होंने बोल दिया था सबसे शक्तिशाली आदमी को मेरा उत्तराधिकारी बना दो, और उसमें से भी सेल्यूकस निकोटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल्यूकस निकोटर हैं। भारत और फारस से वापस आने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य का संगठन व्यवस्थित ढंग से नहीं किया, यानी भारत और फारस से वापस आने के बाद अलेक्जेंडर ने सही नहीं किया और 1 साल बाद में मर ही गया था। विभिन्न क्षेत्रफलों के अधीन कई उत्तराधिकारी राज्य उभरे और मैसेडोनिया ने अपना महत्व खो दिया था, यानी पहले मैसेडोनिया ही एक महत्वपूर्ण राज्य था, सारे उसके अंडर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग राज्य उभरने लग गए तो मैसेडोनिया का महत्व कम हो गया। अलेक्जेंडर की मृत्यु के समय क्षेत्रफलों की संख्या 20 थी, यानी जब अलेक्जेंडर की मरे तब उसमें 20 क्षेत्रफल हो गए थे। 308 बीसी तक आते आते उन्होंने मैसेडोनिया साम्राज्य के साथ 26 संबंधों को स्थापित कर लिया, यानी अब मैसेडोनियन का कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। और एंटिगोनस, सेल्यूकस और टोलमी के नेतृत्व में 3 अलग अलग समूह बन गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्यूकस था। बेबीलोनिया के क्षत्रप के शिखर पर सेल्यूकस निकेटर था और उसने पूर्व के सभी क्षत्रपों को अपने अधीन कर लिया था, यानी बेबीलोनिया जो प्रमुख शहर था उसके शिखर पर सेल्यूकस का नियंत्रण था, इसलिए मैन उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य गंगा के मैदान पर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ये गंगा के मैदान में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और वह पश्चिमी क्षेत्र में उभरती अनिश्चितता का लाभ उठाते हुए सिंधु तक पहुंच गया था, यानी उत्तर पश्चिम से लेके सिंधु के गंगा के मैदान तक उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। सिंध के मैदान में दोनों की सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर का गढ़ था, किंतु लड़ाई में चंद्रगुप्त की जीत हुई, यानी सिंधु का जो मैदान है वहां पर उधर से सेल्यूकस निकेटर की सेना आ गई और इधर से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना आई, दोनों आपस में लड़े और चंद्रगुप्त की विजय हो गई। अब विजय होगी तो आगे का क्या रिजल्ट रहेगा। 303 बीसी की संधि की शर्तों के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान, मकरान और बलूचिस्तान के सेल्यूसिड प्रदेश चंद्रगुप्त को मिल गए, यानी यह इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया और बदले में सेल्यूकस 500 हाथी लेकर चला गया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया। सोचो कितने महान राजा थे, अगर उसको किसी ने हराया है तो उसने सोचा कि ये तो मेरे से भी शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं इसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दूं, तो उसने अपनी बेटी का विवाह भी करवा दिया। और दूसरी बात ये भी थी कि वो आपस में संबंध बनाने चाहते थे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इस जीत के साथ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग मौर्य नियंत्रण में आ गए, यानी पश्चिमोत्तर पूरा क्षेत्र मौर्यों के कंट्रोल में आ गया। अंततः चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, अब दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो गए, वैवाहिक संबंध भी हो गए। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त सेंड्राकोटोस के नाम से प्रसिद्ध है। सेल्यूकस के दूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में समय बिताया और इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का ही दूत था मेगस्थनीज। इंडिका मूल रूप से लुप्त हो गई, किंतु उसके कई अध्यायों को बाद के लेखकों जैसे डियोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन ने अपनी कृतियों में प्रतिलिपित किया है, यानी कॉपी किया है। एरियन ने भी हमने देखा था। कई यूनानी राजदूतों जैसे मेगस्थनीज, डायमाकोस, हेजिसेंड्रोस
ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया और आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाते रहे। ये आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शादी इनके राजा जो सेल्यूकस थे उनकी बेटी के साथ हुई है। ये सेल्यूकस की बेटी है, किसी धारावाहिक से लिया गया फोटो है। अभी हम देखेंगे अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव, यानी भारत के ऊपर उसने आक्रमण किया तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। भारत में अलेक्जेंडर के अभियान इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने वह स्वयं विश्वास करता था, यानी उसको लगता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। आर के मुखर्जी के अनुसार भारत में अलेक्जेंडर के अभियान किसी शानदार सैन्य उपलब्धि का उदाहरण नहीं थे, यानी कोई शानदार विजय प्राप्त नहीं की थी, कोई शानदार सैन्य उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि उसका सामना किसी भी शक्तिशाली भारतीय सम्राट के साथ नहीं हुआ, उसका सामना छोटे छोटे भारतीय राजाओं के साथ हुआ था। एक के नारायण के अनुसार अलेक्जेंडर के अनुशासित और संगठित अभियानों का छोटे राज्यों और रियासतों से कोई मुकाबला ही नहीं था, यानी उसकी अनुशासित और संगठित सेना थी तो छोटे छोटे राज्यों और रियासतों से तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं होना चाहिए था। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंकने के बाद संपूर्ण पंजाब और उत्तरी भारत को एकजुट किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को खत्म करने के बाद पंजाब और उत्तरी भारत को एकजुट कर लिया था। उसने न केवल दक्षिणी राज्यों को जीता बल्कि 4 क्षेत्रपों अरिया, अराकोसिया, गेडोसिया और पेरोपोमिसेडिया को भी एकीकृत किया, जिन्हें सेल्यूकस ने अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त को सौंप दिया था। यानी चंद्रगुप्त को ये 4 क्षेत्र मिले थे तो उनको भी कंट्रोल किया, यानी एक जगह किया, और दक्षिण राज्यों को भी जीता था। इस तरह यूनानियों और भारतीयों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे, संबंध तो मैत्रीपूर्ण थे ही। अशोक ने पश्चिम एशिया और मिस्र के यवनों के साथ भी करीबी संबंध बनाए। अशोक द्वारा एंटियोकस द्वितीय और उनके पड़ोसी राज्य के मवेशियों और मनुष्यों की चिकित्सा एवं उपचार के भी संकेत मिलते हैं। अशोक ने वहां पर उपचार भी कराया था। देवनाम पियदशी के रूप में अशोक का वर्णन पश्चिम के यूनानी राजाओं के मध्य उनके देवता सदृश पद को दिखाता है, यानी वहां पर उनको देवता के समान मानते थे। अशोक की शिलालेखों की शैली डेरियस की शिलालेखों से प्रभावित प्रतीत होती है। अशोक की शिलालेख हैं वो डेरियस की शिलालेखों की तरह हैं। ये एंटियोकस द्वितीय हैं और ये मेगस्थनीज हैं, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों विदेशियों के कल्याण की देखरेख करने वाले एक राज्य विभाग का उल्लेख करते हैं जो अधिकतर यवन और फारसी थे। तक्षशिला, सारनाथ, बसड और पटना प्राप्त पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में स्पष्ट यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। अलेक्जेंडर के आक्रमण ने बैक्टीरिया और वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में ग्रीक सत्ता की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, यानी वहां ग्रीक की स्थापना कर दी थी। पुरातात्विक सिक्कों से लगभग 40 यवन वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक राजा भारतीय धर्म और संस्कृति में समान रूप से प्रभावित थे। उनके कई सिक्कों पर भारतीय आकृतियां भी मिली हैं। इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स ने तक्षशिला के निवासी और डायोन के पुत्र हेलियोडोरस, हिंदू धर्म के भागवत संप्रदाय का अनुयायी था, को भारतीय राजा भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। मिनांडर ने कुछ सिक्कों पर पहिए की छवि अंकित की है। विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिकता का पर्याय समझे जाने वाले बौद्ध धर्म के धर्म चक्कर से संबंधित है। यह आप देख सकते हैं गोल चक्कर बनाया है, ये बौद्ध धर्म के धर्म चक्कर से संबंधित है। अलेक्जेंडर के अभियानों के कारण भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र यूनानी संसार के साथ सीधे संपर्क में आया था। समुद्र और भूमि मार्ग खुल गए जिनके माध्यम से यूनानी व्यापारी और शिल्पकार दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच गए थे। इस क्षेत्र में यूनानी बस्तियों की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, झेलम पर बाउकेफला, सिंध में अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंडर ने सिंधु से लेकर यूफ्रेटस के बंदरगाहों और तटों की भौगोलिक खोज की थी। अच्छी किस्म के 2 लाख बैलों को अलेक्जेंडर द्वारा भारत से मैसेडोनिया भेजा गया था। भारतीयों द्वारा बनाए गए रथ, नाव और जहाजों के आधार पर यूनानियों ने पाया कि भारतीयों ने काष्ठकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की थी। ये आप देख सकते हैं भारतीय नाव उस टाइम कितने अच्छे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।